नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, भूषण किस काव्य धारा के कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। भूषण रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के सुमिलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है जीनी जीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्ला, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, मायादास की माड़ी, भीष्म साहनी, अब्दुल दीवाना, शंकर शेष। तो आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास लेखकों के साथ सुमिलित नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जीनी जीनी बिनी चदरिया, ये तो अब्दुल बिस्मिल्ला का है, ये तो सही है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। मायादास की माड़ी भीष्म साहनी का उपन्यास है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब्दुल दीवाना जो है वो एक नाटक है। किसका है ये? लक्ष्मी नारायण लाल का। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? पहला तो हमारा प्रश्न ये क्लियर हो जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो कालिदास की। अब आपको बताना है कि इसमें कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। आपके पास ऑप्शन है 15, 18, 20 या 24। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। इनका सबसे प्रिय छंद जो था वो कौन सा था? तो मंदा क्रांता। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपन्यास से उर्दू में कविताएं लिखी हैं। आपके पास ऑप्शन है सुकवि, भारतेंदु, रसा या जग के उपनाम से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। रस्सा उपनाम से कविताएं की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। आपको बताना है कि अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है गंगा प्रसाद वेमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया या रमेश बख्शी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता जो माने जाते हैं वो गंगा प्रसाद विमल जी माने जाते हैं। अकहानी को साठोत्तरी कहानी भी कहा जाता है और इसका सूत्रपात 1960 ईस्वी में नई कहानी के विरोध में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? आपके पास ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यजुर्वेद से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया माना है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा योग वाशिष्ठ का रचना काल है। आपको बताना है कि भाषा योग वाशिष्ठ का रचना काल क्या है। आपके पास ऑप्शन है 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी या 1761 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए भाषा योग वाशिष्ठ का रचना काल क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। 1741 ईस्वी भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? आपको बताना है कि ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर,
यशपाल या उषा प्रियंवदा? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। ज्ञानचंद्र जैन कृत जो कथाशील जीवनी है यह अमृतलाल नागर से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अविभाव समास का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है रातों रात, कपड़छन, मनमाना या ठकुर सुहाती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। रातों रात शब्द अविभाव समास का उदाहरण है। अविभाव समास में पहला या पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे रातों रात, रातों रात शब्द का समास विग्रह क्या होगा, रात ही रात में। और अन्य विकल्पों में तत्पुरुष समास है। हमारा अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। ये आत्मकथा का नाम है झोपड़ी से राजभवन, किस साहित्यकार की आत्मकथा है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहनलाल पाल, सुमनाक्षर या हरपाल सिंह अरुष। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। झोपड़ी से राजभवन के रचनाकार का नाम? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह माता प्रसाद जी की आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य विजय के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि मौर्य विजय के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। मौर्य विजय के रचनाकार सियाराम चरण गुप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता मतलब सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन है धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्जब। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। सुंदरदास संत काव्य परंपरा के कवियों में अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध हैं। इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है हिंदी भाषा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। आपके पास ऑप्शन है 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1850 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना हिंदी भाषा का रचनाकार 1865 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम क्राउस, जॉर्ज गिलक्राइस्ट या फ्रेडरिक पिकार्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉर्ज गिलक्राइस्ट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। आपको बताना है कि तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। आपके पास ऑप्शन है नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साथियों। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। बताइए, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन जी की काव्य रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, मेरा घर, चेती, अनकहनी भी कुछ कहनी है, जीने की कला आदि इनकी अन्य काव्य संग्रह है। अमोला इनके अवधि कविताओं का संग्रह है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं। आपको बताना है कि पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है वीर नंदी, धनंजय, मुनिजिन विजय या वादिराज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादिराज हैं। जैन कवि वादिराज का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है और ये इनके अन्य रचनाएं दी गई हैं। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। आपको बताना है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। आपके पास ऑप्शन है सिद्ध साहित्य का, जैन साहित्य का, नाथ साहित्य का या रासु साहित्य का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। चारण साहित्य रासु साहित्य का दूसरा नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। आपको बताना है कि यह परिभाषा दी गई है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। आपके पास ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, भगीरथी मिश्र, भारतेंदु या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। यह परिभाषा जो है वो किस विद्वान की है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह परिभाषा जो है वो भगीरथी मिश्र की है। हमारा अगला प्रश्न है, शयन में संधि है। आपको बताना है कि शयन में कौन सी संधि है। आपके पास ऑप्शन है अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। शयन में कौन सी संधि है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। शयन में अयादि स्वर संधि है। ये अयादि स्वर संधि के यहाँ पे आपको नियम बताए गए हैं कि अगर ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ का आय और ओ का अव और औ का आव हो जाता है, जिसे अयादि संधि कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। आपको बताना है कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। आपके पास ऑप्शन है कालिदास, भारवी, भवभूति या भट्ट। कालिदास, भारवी, भवभूति या बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। संस्कृत के कवि भवभूति ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है गिरिजा, अपर्णा, शैलजा या शिवानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। शिवानी जो है वो पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं गिरजा, अपर्णा, शैलजा, शैलसुता, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, भवानी, रुद्राणी, शिवा, दुर्गा, गिरिराज कुमारी, सती, ईश्वरी, अभ्या, स्वरमंगला, मेनासुता, हेमवती आदि जो है वो पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से किस वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है। आपके पास ऑप्शन है, शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि किस वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। लड़का बाजार से लौटा वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है। लड़का बाजार से अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपादान कारक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे आपके पास रचनाएं दी गई है और रचनाकार दिए गए हैं। जो असंगत युग्म है उसका चयन करना है आपको। आपके पास ऑप्शन है, हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक, त्रिलोचन, नीली रेखा तक, भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? असंगत युग्म का चयन करना है आपको। हे मेरी तुम ये केदारनाथ अग्रवाल की है, ये तो सही है। फूल नाम है एक, ये त्रिलोचन जी की रचना है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लोग भूल गए हैं ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, तो किसकी है ये भी बताना है आपको। बताइए, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? बिल्कुल सही, लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। और इनकी अन्य रचनाएं भी दी गई हैं, जैसे सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, रास्ता इधर से है, दिल्ली मेरा प्रदेश और लिखने का कारण आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवधिशीला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। ये आपके पास पंक्ति दी गई है, अवधिशीला का उस पर था गुरुभार, अवधिशीला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपके पास ऑप्शन है, दोहा, बरवे, सोरठा या रोला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। इन पंक्तियों में बरवे छंद है। अर्धसमात्रिक छंद बरवे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 12-12 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में जगण होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है, अभ्यंतरिक, अभ्यांतरिकी, अभ्यांतरिक या अभ्यांतरिकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज़ अपने फ्रेंड तक वीडियो को शेयर कर देना। बताइए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। अभ्यांतरिक इस तरह से लिखा जाता है और यह इसकी शुद्ध वर्तनी है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरह के प्रश्न चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।